बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए 2026 के लिए 2026 के लिए रिटर्न फॉर्म जो है वो हो चुका है। SRO 835 के तहत हुआ है ये। तो इसमें जो चेंजेस हैं और जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और क्या ये एंड पे हम समरी निकालेंगे कि क्या ये वाला जो फार्म है ये इजी है, जैसे कि बताया जा रहा है कि इजी होगा, या फिर इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, और किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर द इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न 2023, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होता है, या जिसका कोई बिज़नेस होता है इंडिविजुअली, तो उसको रिटर्न को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने बताया है वो ये है कि आपको विद होल्डिंग समरी जो है वो आपके सामने शो होगी जैसे ही आप रिटर्न करेंगे। तो स्टार्ट में जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो इसमें आपके सामने एक विद होल्डिंग समरी आ जाएगी। अब ये विद होल्डिंग समरी में क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की जो है वो वाली आपके पास समरी आ जाएगी कि जितनी सैलरीज़ वगैरह आपकी ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट हुई हैं उनका। या फिर ये है कि उनके पास एफबीआर के पास अगर डाटा नहीं होगा तो आपको एम्प्लॉयर जो है उसका डाटा प्रोवाइड करना होगा। तो क्योंकि एफबीआर के पास डाटा होता है, बट छोटी कंपनीज जो होती हैं जिनका जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड नहीं होता, तो उनका आपने बाकायदा तौर पे एम्प्लॉयर का डाटा मेंशन करना है। और अगर यहाँ पे समरी में भी आपके पास डिटेल्स आ रही हों तो रिटर्न में फिर भी आपको उसका एम्प्लॉयर का मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब इस चेंजेस में सबसे पहले जो चेंज आया है वो ये आया है कि जो भी एम्प्लॉयर का डाटा होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके बाद फिर सैलरीज आपने डिक्लेयर करनी है, चाहे एक या एक से ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो सबको आपने विद NTN आपने मेंशन करना है। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम जो है इसमें भी आपको जहाँ से ये इनकम आपको आ रही है, अब जिससे रेंट रिसीव कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आपको वो भी मेंशन करना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी अब इन्होंने ऑप्शन दे दिया है जो कि हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अदर सोर्सेज पहले ये होता था कि मिक्स हो के आप एक ही सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके डिक्लेयर कर देते थे, बट इस बार अब आपको बाकायदा तौर पे ऑप्शन दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट, जो कि आपने मुख्तलिफ कैटेगरी से जो इनकम आ रही है उसको डिक्लेयर करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो बिज़नेस भी इसी तरीके से अब जितने भी बिजनेसेस हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन वगैरह भी ऐसे ही डिक्लेयर करना है। इनकम फ्रॉम फार्म सर्विसेज एसेट्स जो है इनको भी आपने ऐसे ही डिक्लेयर करना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भी अपने डिफरेंट एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं अब उनको कैटेगराइज करके मेंशन किया जाएगा और उनकी अलग अलग इनकम आपने डिक्लेयर करनी है। और नो इनकम का एंड पे है, तो नो इनकम एंड पे है। इसके बाद क्या होगा, हैव यू स्टे मोर देन 183 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप 183 दिन जो है क्या मुल्क से बाहर रहे हैं, तो यस, तो फिर आपको नॉन रेजिडेंशियल कंसीडर किया जाएगा। और फिर उसमें जो आपकी नॉन रेजिडेंशियल वाली जितनी भी आपको फ़ायदे हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर भी नहीं है इसके बावजूद आप टैक्स प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर वाले आपको टैक्स चार्ज किए जाएंगे। तो इसके बाद फिर आता है समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद ये समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये भी साथ साथ जो है आपको वहाँ पे समरी सामने शो हो रही होगी, ठीक है। इसमें आगे ये आपको बता भी रहा है, थैंक्स फॉर चूजिंग fulfill your national duty of the tax filing. Correct report not only show your contribution to the national development but also ensure minimum intervention in your assessment by the tax authority. तो एक तरह से ये टैक्स अथॉरिटी आपको बता रही है कि अब हमें आपके मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता है।
तो इसलिए आप कंसीलमेंट ना करें। तो समरी ऑफ विद होल्डिंग टैक्स डिपॉजिट एज ए विद होल्डिंग एजेंट। अब जो विद होल्डिंग एजेंट है उसके बारे में भी जो है वो भी समरी आपको, जो टैक्स डिपॉजिट वगैरह है वो भी मिलेगा। जो भी विद होल्डिंग एजेंट होगा उसकी अलग अलग से आपको समरी मिलेगी। मतलब सैम्पल 1 जो है इसमें आपका विद होल्डिंग एजेंट एक और है। लाइक कोई भी अगर जैसे हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, RDA CDA जो भी है वो अलग अलग जो है ना आपकी समरी इस तरीके से आ जाएगी। तो विद होल्डिंग एजेंट की अलग से आपको एक डिटेल मिलती जाएगी। तो ये अब इन्होंने कैटेगराइज़ कर दिया ताकि मिक्स अप चीज़ें ना हो और बिल्कुल क्लियरली जो है वो आपके पास सारी चीज़ें हो रही हों। उसके बाद फिर आ जाता है कि आपने डोमेस्टिक परचेजेस जो किए हैं, समरी ऑफ सेल टैक्स रिकॉर्ड, ठीक है, तो उनकी डिटेल अलग अलग से आ जाएगी। डोमेस्टिक जो परचेजेस किए हैं उनकी अलग से आ जाएगी, इंपोर्ट जो है वो अलग से आ जाएगी, डोमेस्टिक सेल्स जो है वो अलग से आ जाएगी, एक्सपोर्ट ये सारी समरी आ रही है जो कि आपने जब टैक्स रिटर्न करनी है तो ये आपके सामने डाटा शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से फिर आगे आ जाता है स्टार्ट में सैलरीड पर्सन। अब इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आपका, अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, वो सैलरी ले रहा है, ठीक है, तो उसकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऐड एम्प्लॉय जो है वो उसको ऐड करना पड़ेगा। वो उसके बगैर उसका रिटर्न फॉर्म फिल नहीं होगा, क्योंकि अब इन्होंने दोनों तरफ से देखना है, क्या एम्प्लॉयर जो है वो भी सही से अपने रिटर्न में डाल रहा है और एम्प्लॉय जो है वो भी सही से अपने रिटर्न डिक्लेयर कर रहा है। और जहाँ पे भी ये थोड़ी सी भी गलती हुई वहाँ से इन्होंने पकड़ के पेनल्टी लगा देनी है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो रिकंसाइल जो करना है, पहले हम जैसे बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करते थे, अब ये खुद ही आपको रिकंसाइल करके ऑटो AI के ज़रिए से आपको बता देंगे कि आपने यहाँ पे गलती की है और आपने ये कंसीलमेंट किया है और इसलिए आपको पेनल्टी लगेगी। तो आगे चल के आपको मज़ीद भी इसमें डिटेल बताएंगे, बट ओवरऑल ये रिटर्न आपके लिए इजी नहीं रही, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और इसमें क्योंकि ये खुद ही गलतियाँ आपकी डिटेक्ट करेगा और आपको साथ जो है ये पेनल्टीज़ वगैरह के शोकाज नोटिस वगैरह भी भेज देगा। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयर का जो है डाटा, उसके बाद फिर इनकम के वो एज़ इट इज़, जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने एज़ इट इज़ करनी है, तो वो आपके साथ एज़ इट इज़ हो जाएंगी। ये है कि ये वाला जो डाटा है वो आपने एम्प्लॉयर वाला लाजमी देना है, अदरवाइज़ आप नहीं देंगे तो वो फिर आपके लिए इशू होगा। बाकी ये चीज़ें सेम एज़ इट इज़ रहेंगे, सेम आप ऐड करेंगे, उसके बाद फिर ये आपका डाटा आगे चलता जाएगा। इसके बाद फिर आ जाता है ये एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका लाजमी आपने ऐड करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको FBR पूछेगा, ठीक है। इसके बाद इंटर एम्प्लॉयर नेम, साथ उसका एम्प्लॉयर नेम भी है आपका, वो ऐड करना ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ये अलाउ नहीं करेगा FBR। इसके बाद आ जाता है टैक्स डिडक्शन। जो टैक्स डिडक्शन है वो, इसमें जितनी भी समरी है वो आपके पास आ जाएगी टैक्स की डिडक्शन की। तो टैक्स जितना डिडक्ट हुआ है, एडजस्टेबल टैक्स जो है वो काफ़ी सारी आपके पास यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में आ जाएगा। अगर जो मिसिंग है तो वो आप वहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर इन्होंने दिया प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और ये वाली जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं आपको अब डिटेल में यहाँ पे मेंशन करना होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फिर मसला होगा। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल रिसीव्ड वैल्यू, ये सारी एडजस्टमेंट एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसमें क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यहाँ पे आप लिस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो इनकम वगैरह है जैसे जैसे आ रही है उसको करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी की आपने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, इसमें ये प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। प्रॉपर्टी टाइप है, पहले ये होता था कि जस्ट हम लिख देते थे, अब डेट ऑफ एक्विजिशन, ये
कॉस्ट वैल्यू, ये लैंड वैल्यू, ये सारी चीज़ें देनी है, जिससे एफबीआर अब आपको खुद ही बताएगा कि इसका जो रेंट है वो आपने गलत किया है या सही किया है। अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपको एफबीआर नोटिस भेजेगा और फिर वो पेनल्टीज़ लगाएगा कंसीलमेंट के ऊपर। तो अब ये चीज़ें नॉर्मल नहीं रही। अब आगे आगे सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। ये ऊपर जब जैसे ऐड हो जाएगा सिलेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट फिर आपकी जो इनकम है जो भी प्रॉपर्टी से आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे फर्दर जो है सर्च अमाउंट ऑफ कोड डिस्क्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं आप जैसे जैसे इसको ऐड करना चाहेंगे वो ऐड करेंगे और साथ ही उनके आगे जो भी अमाउंट है वो आप मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन में आपने जो जो टैक्स है आपका डिडक्टेड वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है और साथ जो है उसको एडजस्ट करना है। आगे आ जाता है पोर्शन बिजनेस का, इनकम फ्रॉम द बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसको किस तरीके से करना है उसको भी आपने डिटेल में यहाँ पे मेंशन करना है। पहले ये होता था कि आप एक साथ ही लिख देते थे, बट अब अलग अलग जो है इन्होंने कर दिया है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो भी आपने डिटेल में मेंशन करना है। उसमें जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उनको अलग अलग से मेंशन करके आपने यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करना है। तो इसके बाद फिर आ जाता है अदर एक्सपेंसेस वगैरह, जिस तरीके से इंश्योरेंस वगैरह है और ये सारी चीज़ें ये एज इट इज़ सेम वही रहेंगी, ठीक है, जो पहले फॉर्म में थी। बट अभी के जो डिटेल्स हैं वो बढ़ गई हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जिसमें पहले ये होता था कि मसला होता था ऐड करने में, मिसिंग थी कुछ चीज़ें, तो ये डिटेल में चीज़ें अब ऐड कर दी गई हैं। इसमें यह है कि इशू नहीं होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होती थी तो इश्यूज होते थे। अब आगे आ जाता है सर्च अमाउंट कोड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें अब ये जो एक्सपेंसेस वगैरह, स्टोर स्पेयर्स, फिक्स एसेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ जैसे पहले करते थे वो करेंगे। आगे आ जाता है एडमिसिबल डिडक्शंस वगैरह और काउंटिंग गेन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ये इंशाल्लाह आगे मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। जो अहम चीज़ें हैं वो इसमें हम मेंशन कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मतलब न्यू आई हैं जिनकी एडजस्टमेंट ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं। इसके बाद आ जाता है टैक्स डिडक्शंस, एडजस्टेबल टैक्स, और इसमें क्या चेंजेस हैं, ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं। इंपोर्ट का फॉर्म, एक्सपोर्ट का, ये सारी टैक्सेस वगैरह जो हैं वो सारे वो सेम एज इट इज़ चल रहे हैं। नेक्स्ट पे हम देखेंगे ये एडजस्टेड टैक्स है। अच्छा, फाइनल टैक्स, डू यू वांट टू ऑफर दिस रिसीप्ट अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ये नॉर्मल टैक्स रिजीम जो है इसके तहत ये वाला जो चीज़ें आपने डाटा प्रोवाइड किए हैं और जो टैक्स बना है क्या आप इससे एग्री करते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर यस तो यस कर देंगे, फिर वो आपको चालान जनरेट करके दे देगा। अब नेक्स्ट है आपके पास ये बिज़नेस का सारा तकरीबन ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेयर फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर, ठीक है। ये अलग अलग इन्होंने दे दिए हैं, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, उसके बाद ये टैक्स रिटर्न होगी। डिलीट प्रॉपर्टी एडेड बाय द सिस्टम, यू हैव पेड विद होल्डिंग टैक्स ऑन द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर आवर रिकॉर्ड, नॉन डिक्लेरेशन में इनिशियल लीगल एक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं और डिलीट करते हैं तो आपके एक्चुअल में प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो डिलीट करते हैं तो वो आपको इस तरह का पॉपअप मैसेज दे देगा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये चीज़ें अब ऐसे चल रही हैं और आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर तो आपकी ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह
लगाई जा सकती हैं। सो ये इस तरह के आप चेंजेस आपको नज़र आएंगे इस फॉर्म में। आपको खुद ही फॉर्म बताएगा कि ये चीज़ें आप जो करने जा रहे हैं ये क्या है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की डिटेल्स आएंगी सारी, आप जैसे ऊपर बताया गया है वो बिज़नेस में भी ऐसे ही है। अच्छा, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, पहले हम बैंक अकाउंट सिर्फ मेंशन जस्ट कर देते थे, अब लेकिन बैंक अकाउंट की प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करनी होगी। यहाँ पे देखें, ये आईबीएन नंबर है, आईबीएन नंबर आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा, जो कि नहायत ज़रूरी है, ठीक है। अकाउंट टाइटल जो है वो भी आपको करना होगा, बैंक नेम जो है वो भी आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करनी होगी। फिर आप यहाँ ऐड पे आएंगे तो ऐड कर देंगे तो फिर उसका डाटा आ जाएगा। आगे फिर कोई आपके पास मोटर बाइक है, उसका भी अब रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से है। पहले ये होता था कि हम इकट्ठा ही एक ही जगह पे डाल देते थे और वो गलत सही जो भी होता था एक्सेप्ट कर लेता था सिस्टम। बट अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब आपको प्रॉपर इसमें डालना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, किस इसको कंपनी का है और उसका ईयर कौन सा है, ये सारी करके यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो तब जाके ये ऐड होगा। तो फिर उसके बाद ये जब आप इसको रिमूव करेंगे तो फिर ये आपको इंडिकेशंस आएंगी कि हमारे डाटा के मुताबिक ये चीज़ें हैं, तो आप ये करने जा रहे हैं, तो आप अगर ये कंसीलमेंट करेंगे तो इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। आगे फिर ये है कि फॉर्म में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, पहले ये होता था कि हम जस्ट वहाँ पे डिलीट कर देते थे, बट अब जो है वो काफ़ी चेंज आ गया, मतलब सोल्ड आउट हो गई है प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सचेंज हुई है, गिफ्टेड हुई है, उसकी जो प्रॉपर नेचर है वो करके यहाँ पे नेक्स्ट किया जाएगा, तब जाके वो होगा, मतलब उसकी पीछे पूरी ट्रैकिंग होगी कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी में हुआ क्या है। अब प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो गई है, सोल्ड हो गई है, या जो भी है, आप सब सेक्टर, डेट, ये सारी चीज़ें, कास्ट वगैरह सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीज़ें। पहले ये इस तरह से फॉर्म नहीं होता था, सेल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपकी आएंगी, नेक्स्ट करेंगे। तो फॉर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, सोल्ड आउट हो गई है, गिफ्टेड हो गई है, रिलेटिव्स को दी है, तो ये भी सेम एज इट इज़ वही वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो आपको अब ये चीज़ें सारी डिक्लेयर करना होंगी, ठीक है। गिफ्ट किया है आपने रिलेटिव्स को, कुछ भी जो भी किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब आ जाते हैं आगे, गिफ्ट आउट। अब पहले ये होता था कि आप बता देते थे कि मैंने गिफ्ट आउट किया है, जस्ट उसमें कोई डिटेल्स नहीं होती थी, आप मेंशन करते थे CNIC तो ठीक है, अगर नहीं भी करते थे फिर भी जो है डाटा आपका ऐड हो जाता था। अब यहाँ पे डिटेल्स में CNIC वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ये आ गई हैं, जिसको आपने बाकायदा तौर पे अब मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। पासपोर्ट, CNIC, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, कितना शेयर किया है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, तब जाके ऐड करके यहाँ पे आप मुमकिन होगा कि प्रॉपर्टी वगैरह आपने गिफ्ट की है। और फिर मज़े की बात यह है कि दूसरे बंदे के पास भी ये डिक्लेयर्ड होना ज़रूरी है। अब दूसरे बंदे के पास डिक्लेयर्ड नहीं होगी, वहाँ पे कुछ और चीज़ होगी, तो डाटा जो है उसको मैच किया जाएगा, और फिर अगर जहाँ पे कोई गलती होती है तो जिस बंदे की गलती है उससे पूछा जाएगा कि तूने फिर ऐसा क्यों किया है। सो दोनों तरफ से चीज़ों को मैच किया जाएगा कि किसके एंड के ऊपर गलती आ रही है। अब प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह प्रॉपर उसमें एक एक चीज़ दी गई है, तो ये इनको मेंशन करना ज़रूरी है। अब कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, इसका सेम एज इट इज़ है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। बस ये है कि कुछ फॉर्म में एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई हैं, पहले डिटेल्स नहीं होती थी, अब डिटेल्स हैं, जैसे ज्वेलरी है, कॉइन्स हैं, पहले आप मिक्स करके डाल देते थे, अब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अलग अलग से गेन कहाँ से आया है उसको डिक्लेयर करेंगे, और उसके मुताबिक फिर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी को, और फिर जाके आपका यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। अब
यहाँ पे सर्च प्रॉपर्टी करेंगे तो सर्च प्रॉपर्टी करके नेक्स्ट ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज़ आगे भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही आप ऐड करते जाएंगे। अब टैक्स डिडक्शन का है तो वो सेम एज इट इज़ पहले वाला ही फॉर्म चल रहा है। अदर सोर्सेज जो हैं, अदर सोर्सेज में अब चेंजेस आई हैं। अदर सोर्सेज आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि अदर सोर्सेज जो हैं आपके कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब पहले जैसे नहीं रही, अब फॉर्म में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जैसे ये ऐड अदर इनकम सोर्सेज, पहले ये होता था कि आप मिल के एक ही मिक्स करके डाल देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने अदर सोर्सेज को डिक्लेयर करना है, यहाँ पे अलग अलग करके ये जितने भी हैं सारे इन्होंने ऐड कर दिए हैं। रेंट लीज हो गया, सब लीज हो गया, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन्होंने ऐड कर दी हैं। अदर रिसीप्ट्स वगैरह, रॉयल्टी, ग्राउंड रेंट, फैमिली पर्सन पेंशंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी ऐड वन बाय वन अलग अलग से। फिर अदर सोर्सेज में इनकम आपकी ऐड होगी। अदरवाइज़ जो पहले वाला तरीका था वो उसमें ये होता था कि अदर सोर्सेज थे उसमें डाल देते, कोई भी जो है इनकम अनजस्टिफाई होती थी उसको हम वहाँ पे डाल के फिर जस्टिफाई कर लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। टैक्स डिडक्शन जो है उसका पोर्शन आ जाएगा और टैक्स डिडक्शन के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके तहत एडजस्ट होगा, यहाँ पे सर्च करके ऐड किया जाएगा। तो फाइनल टैक्स जो है वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। और आगे फिर इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, स्पेशल टैक्स डेट, वो भी किए जाएंगे ऐड यहाँ पे, और उनको तब जाके ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा। फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम, जो फॉरेन सोर्स है इनकम थी उसका भी अब मेकनिज़म जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। वो पहले हम डाल देते थे बट अब जो है फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया। जो भी आपका रिलेटिव है, ठीक है, जो आपको भेज रहा है सेंडर, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डिक्लेयर करना है। पहले ये होता था कि हम जो भी आपके रिलेटिव्स होते थे उन सब का फॉरेन सोर्स इकट्ठा डाल के उसमें जितनी भी अमाउंट बनती थी उसको ऐड ऑन कर देते थे और पीछे उसमें कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी। अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग करवाएगा। अब उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी। इसमें देखें फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, और कंट्री है, ये इसमें ऐड करेंगे तब होगा। और उसको वो जो है टाइमलाइन पे उसको वेरीफाई भी कर रहा होगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ठीक होगा, बट अदरवाइज़ नहीं हुई तो आप उसको किसी और सोर्स से ले के आए हैं और आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिस्टम डिनाई कर देगा। पहले इस तरीके से नहीं होता था। प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इनका भी ये है फॉरेन सोर्सेस और इनकम सोर्स, डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद ऐड होगा तब जाके ये फॉर्म आगे चलेगा। अब चलते हैं बिज़नेस में। फॉरेन सोर्स बिज़नेस जो है, अब आपका फॉरेन सोर्स अगर बिज़नेस है वो यहाँ पे उसका ऐड करेंगे, कोई भी नेम है, इसके अलावा ये नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ऐड करेंगे तब ये फिर इनकम आपकी पोर्ट होगी। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसका भी यही है कि पहले ये होता था कि हम एक ही दम चीज़ों को ऐड ऑन करके तो ऐड कर लेते थे, बट अब जो है एग्रीकल्चर इनकम भी आपको यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन 1 by 1 ऐड करके फिर उसके बाद आप उसमें अलग अलग से इंफॉर्मेशन डालेंगे कि कितनी कितनी इनकम आई है। पहले क्या होता था, पहले ये सारी जो डिटेल्स हैं ये वाली ये नहीं होती थी, ये डिटेल्स अभी आई हैं जो अब आपको फिल करना होगी। ऐड करेंगे तो तब जाके ये फिर आप उसमें फॉरेन सॉरी इनकम जो फ्रॉम एग्रीकल्चर है और जितनी है वो ऐड करेंगे। तो इट्स लाइक अब सेल टैक्स का फॉर्म जो लोग जानते हैं तो उस तरह का ये फॉर्म बनना शुरू हो गया है कि सेल टैक्स में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रिकनसाइल होती हैं।
उसके बाद फिर सेल टैक्स का वो मेकनिज़म जो समझते हैं वो आगे चलता है, अदरवाइज़ फिर वो वहाँ पे स्ट्रक हो जाता है, जो ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो ये भी अब फार्म जो है अब इसी टाइप का हो गया है कि ये अब आम बंदे की समझ में नहीं आने वाला। टैक्स चार्जेबल अमाउंट जो है, पेमेंट्स वगैरह, अलाउंस, डिडक्शंस, क्रेडिट्स वगैरह, ये भी जो है इसी तरीके से आप ऐड करेंगे डिटेल्स में। डिडक्शन, अलाउंस, ज़कात हो गया, ये फिर ऐड करेंगे आगे। फिर सर्च अमाउंट, कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे वन बाय वन, तब आपका अलाउ होगा। टैक्स ऑन डीम इनकम, अब डीम इनकम जो पहले 7E था, ठीक है, अब 7E ख़त्म हो चुका है, तो इनको भी आपने टैक्स को प्लीज़ सेलेक्ट रीज़न ऑफ एक्सक्लूशन इफ़ अलाउ सब सेक्शन 2 7E, ठीक है। अब 7E का भी रोला बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि 7E का चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, टैक्स क्या लिया जा रहा है, एग्जेम्पशन ली जा रही है। तो ये वो 7V वाला आपने अलग अलग से ऐड करना है, और साथ ये ऐड एविडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं है, एविडेंस वगैरह भी साथ अटैच करना है। अच्छा, इसमें प्लीज़ सेलेक्ट एक्सक्लूशन इफ़ अलाउ अंडर सेक्शन 7E, ठीक है, ये सारा इस तरीके से आपने ऐड करना है, एविडेंस देना है, एविडेंस साथ मौजूद रहेगा, फिर उसके बाद ये आपका होगा, ठीक है। अब विद होल्डिंग टैक्स जो है, इसकी डिटेल्स आ गई। विद होल्डिंग टैक्स में भी यही है कि एडजस्टेबल टैक्स वगैरह, ये इसमें काफ़ी सारे नई जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं। और फर्दर जो है इसमें अब फाइनल टैक्स है, इसको भी आप ऐसे 236C जिस तरीके से है, अगर आपने पे किया है तो नॉन रेजिडेंशियल है। एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 236C ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो फाइनल टैक्स रजीम में आपको आ जाएगा। आगे आ जाती है कंप्यूटेशन, ठीक है। ये जब करेंगे तो आपका वो सारा डाटा जो है रिकनसाइल होकर नीचे आ जाएगा। फॉरेन एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह, अब ये नई चीज़ दे दी गई है, वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है, पहले नहीं होता था। अब लाइबिलिटीज़ वगैरह जो हैं, फॉरेन एसेट्स वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे वन बाय वन। तो ये डिक्लेयर करेंगे तब ये आपका जाके फॉर्म आगे होगा। तो ये सारा फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ये पहले नहीं होता था, अब आ गया है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है आपने वन बाय वन डिक्लेयर करनी है, डेट, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ट्रैकिंग अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये वाली ट्रैकिंग जो है ये काफ़ी लोगों को अब मसला करेगी। फॉरेन मूवेबल एसेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें नई हैं, ये ऐड करेंगे। अच्छा, बैंक अकाउंट्स हैं फॉरेन आपके, वो भी इस तरीके से ऐड होंगे। ऐड अगर नहीं करेंगे, आपका निकलता है, तो फिर आपके ऊपर फिर क्रिमिनल चार्जेस वगैरह वो बनेंगे, क्योंकि आप कंसीलमेंट कर रहे हैं। फॉरेन बिजनेस कैपिटल जो है सेव होगा, अब जो बिज़नेस है आपका वो भी यहाँ पे ऐड करना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइट की गई है पॉलिसी। अच्छा, पेबल, बोरोइंग, ये जितने भी आपके पेबल्स वगैरह हैं वो भी आपने डिक्लेयर करने हैं, चाहे वो बाहर से भी क्यों ना हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन अब डिटेल में देनी है, ताकि ये जो ऑडिट में चीज़ें पूछी जाती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ही पूछ रहे हैं, कल को आप अपनी स्टेटमेंट चेंज ना कर सकें। तो सोच समझ के चीज़ें ऐड कीजिएगा, सोच समझ के चीज़ें ऑडिट में, क्योंकि ये सारी पूछी जाएंगी। आप आपके कंसल्टेंट जो हैं वो बड़े मुहतात हों, और आप अब ये जो 2000-3000 वाली रिटर्न करवाते हैं वो करवाएंगे, जो स्टेटमेंट इधर आपकी मेंशन होगी तो वही आगे चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप फिर आगे जितना बड़े से बड़ा लायर भी कर लेंगे हायर, तो इसको वो चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका अपना जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो अब इससे कौन डिनाई करेगा। एक ही सूरत है कि कंसल्टेंट ने किया, तो कंसल्टेंट ने तब किया ना जब आपने बताया उसको। तो कंसल्टेंट तो ये नहीं देखते, वो तो आपके रिटर्न्स भी कर देते हैं ज़ीरो ज़ीरो करके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब इन फ्यूचर काफ़ी टफ टाइम देने वाली है। अब वो नॉर्मल टैक्स रिजीम नहीं रहा, टैक्स रिटर्न्स नॉर्मल नहीं रही, और ये सारी आईएमएफ की डिमांड्स हैं।
तो इन्होंने फुलफ़िल लाज़मी करनी है। पर्सनल एसेट लायबिलिटीज़ वग़ैरह वो भी आपने, ये पहले नहीं होता था, ये सारी चीज़ें आप डिक्लेयर करनी है, ऐड करनी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जो है, ये वन बाय वन एड्रेस जो है, ये सारी चीज़ें, यूनिट्स, एक्विजिशन, वैल्यूज़, डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरीथिंग नेक्स्ट ऐड करेंगे तब जाके ये फॉर्म चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलने वाला। ये बहुत टाइम देगा जो भी है। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस जो है, ये भी सारे आपको अलग अलग से डिक्लेयर करके ऐड करने होंगे। इसमें आगे पे चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, मोटर्स व्हीकल्स जो हैं वो आ जाती हैं, उनका पूरा डिटेल्स आ जाती हैं। आगे फिर एसेट्स हेल्ड ऑन दी अदर नेम्स। ठीक है, अगर आपके कोई जैसे रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनके नाम पे है तो वो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, पीओसी फॉरेन पासपोर्ट नंबर, अगर इसके ऊपर हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड करने हैं। तो अब जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनको भी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इतनी टफ दे दी हैं कि अगर वो रिटर्न में टैक्स रिटर्न्स वो करेंगे, अगर उनकी इनकम सोर्स है तो फिर उनको भी सारी चीज़ें यहाँ पे बायर वाली भी जो है डिक्लेयर करना होगी, ताकि उनकी जो बायर में अगर चीज़ें पड़ी हैं तो वो भी यहाँ पे आएँ। अब डिस्पोजल करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो उसमें बाकायदा इस तरीके से पॉपअप आ जाए जिसमें लिखा होगा कि आप सोल्ड करने जा रहे हैं, एक्सचेंज करने जा रहे हैं, गिफ्ट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो भी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। प्रॉपर्टी सोल्ड एंड एक्सचेंज, ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म फिल करेंगे आप, तब जाके आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि ठीक है आप इसको कर सकते हैं। अब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो बड़ी इन्होंने डिटेल में डाल दी है। कोई भी आप मूव करेंगे तो आपको बाकायदा तौर पे गिफ्ट आउट और ये सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे तो तब ये गिफ्ट आउट होगा। सोल्ड आउट हो गई या डिस्पोजल हो गई, ये सारी चीज़ें आपको अब डिक्लेयर करना होगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये भी सारी यहाँ पे ये सेम एज इट इज़ ऊपर वाले फॉर्म जो हैं वो चल रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और इन डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकली इन डिटेल हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो आएंगी तो ये यहाँ पे आएंगी, सेंडर नेम, रिलेशनशिप विद द सेंडर कंट्री। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपने मेंशन करनी है। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए, वो भी वन बाय वन आपको ऐड करने हो गए। रिकनसाइल ऑफ द नेट एसेट, ठीक है, ये रिकनसाइल होंगे और उसके बाद एमोर्टाइजेशन जो है ये आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो हैं ये आ जाएंगी, पेमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। जैसे ही ये आपकी सारी डिटेल हो जाएगी, फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी पेमेंट जो है अनक्लेम पेमेंट्स, क्लेम पेमेंट्स और पेमेंट समरी, ये सारी जो चीज़ें हैं वन बाय वन आ जाएंगी, ताकि ये सारी आपकी जो भी डिटेल्स बनती हैं एंड पे आपको एक समरी की शक्ल में दे जाए। बिज़नेस डिटेल्स वगैरह, ये जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये साथ आपने ऐड भी करना है इस तरीके से, बिज़नेस नेम, एक्टिविटीज़, बिज़नेस नेम, एक्टिविटीज़, डेट, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अटैचमेंट्स आ जाएंगी जहाँ पे फाइनल्स अकाउंट्स वगैरह आप अटैच करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एसेट्स, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। फाइनल अकाउंट्स वगैरह साथ ऐड करेंगे तो तब ये जाके इनकम टैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न जो है वो होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न फॉर द SME फॉर द टैक्स ईयर 2000, ठीक है, SME होता है सिंगल मेंबर। इसकी जो टैक्स रिटर्न है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। जो SME है इसकी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रेलिवेंट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर मुझे लगा कि ज़्यादा कमेंट्स हैं या इसके ऊपर डिटेल से कोई और वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे।
मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।